Hello guys, so starting with enthalpy change of neutralization. ठीक है, you've heard the word before. Neutralization refers to acid-base reaction. Have I seen you before? Well, so you are an audience right now. अच्छा, neutralization बेसिकली याद रखो, हर एनर्जी चेंज के लिए ना द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेल इज एंडो या एक्सो. सो न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज. कभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि ये एंडो. कंबशन हमेशा एक्सो होती है, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सो होती है. न्यूट्रलाइजेशन हमने रिकॉल किया इज व्हाट, इट्स बेसिकली एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, एसिड अल्किली रिएक्शन. So definition enthalpy change की क्या होगी? Energy released when 1 mole of acid, जो acid याद रखो is H plus. ठीक है, वहां जाने से 1 mole of acid I mean 1 mole of H plus. ठीक है, reacts या और neutralizes completely with 1 mole of alkali. Now when I say 1 mole of alkali I mean OH minus. ठीक है, अच्छा अब देखो ये डेफिनेशन आपकी है, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of acid H plus reacts or neutralize completely with 1 mole of alkali. जब भी 1 मोल ऑफ एसिड, बाय द वे, जब भी 1 मोल ऑफ एसिड, इसकी आयोनिक इक्वेशन तुम लोग पढ़कर आए हो ओ लेवल्स में भी. इफ यू रिमेंबर, व्हेनेवर 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ अल्कली, व्हाट इज फॉर्म्ड? 1 मोल ऑफ वाटर. ठीक है, सो दिस इज एन आयोनिक इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन. Energy released when 1 mole of acid reacts or neutralizes completely with 1 mole of alkali. Okay, example. से मैं H2SO4 को रिएक्ट करा रहा हूं NaOH के साथ. ठीक है, so it's H2SO4 and NaOH. प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2SO4 plus water. We all know whenever an acid and an alkali reacts, the product is salt and water. ठीक है? Okay guys, if you are balancing this equation, now you need to be careful with this. ठीक है? It says 1 mole of acid. Now it looks like that I have 1 mole of acid, but ये actually 1 mole नहीं है, क्योंकि मुझे H2SO4 के 1 mole नहीं चाहिए, मुझे किसके 1 mole चाहिए? H plus के. तो अगर मैं इस डेफिनेशन के साथ इसको कंसिस्टेंट रखना चाहता हूं, so I have to keep 1 mole of H2SO4, 1 mole of H. In that case मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, आप कहेंगे सर पहले 1 ही तो था. सर वो H2SO4 का 1 था ना. आई वॉन्ट टू कीप 1 मोल ऑफ H प्लस. सो 1 मोल ऑफ H प्लस के लिए मुझे इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच मेक्स इट 1. क्योंकि H अब कितना हो जाएगा? ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो H कितना हो जाएगा? 1. सो दैट्स कंसिस्टेंट विद माय डेफिनेशन 1 मोल ऑफ एसिड, दैट इज H प्लस. ठीक है, रिएक्ट्स और न्यूट्रलाइजेस कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ अल्कली. सर एक्चुअली अल्कली इज OH माइनस, सो यहाँ पर OH के कितने मोल हैं? एक ही है. फेयर इनफ. ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए जाहिर है मुझे बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो यहां पर भी Na2SO4 के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा? हाफ, ताकि Na हो जाए. अब ये बैलेंस हो गई इक्वेशन. ठीक है, चेक कर लें दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेक कर लो, बैलेंस हो गई बिल्कुल. अब तुम मुझसे पूछोगे सर इसका जो डेल्टा H है, डेल्टा H का मतलब है सर इसका जो एनर्जी चेंज है वो किसके बराबर है? तो मैं कहूंगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, ऑफ H2SO4 and NaOH.
ठीक है. So delta H of neutralization of H2SO4 and NaOH. 1 mole of acid reacts with 1 mole of alkali and you see 1 mole of water is formed. अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ क्लासिक तरीका है, वाटर को देख लो उसके कितने मोल बन रहे हैं. वाटर का 1 मोल है तो मतलब 1 मोल ऑफ एसिड ही आपने यूज किया है. ठीक. अब आप में से कोई ये कहता है सर मैं तो वैसे ही बैलेंस करूंगा जैसे मैंने पहले ओ लेवल में बैलेंसिंग सीखी थी, ये आप क्या नई कहानी लेकर आ गए हैं कि इधर हाफ लगाओ उधर हाफ लगाओ. ठीक है. सो इफ समबडी इंसिस्ट यार मुझे ऐसे ही बैलेंस करना है इसको, चलो करते हैं यार वैसे ही बैलेंस. तुम बना थोड़ी है. तो सपोज करो बच्चों इसकी तुम लोगों ने इस तरह से बैलेंसिंग की Na2SO4 प्लस H2O. लेट्स डू इट द क्लासिक वे जैसे हम करते आए हैं. सर पहले आप वैसे इसकी बैलेंसिंग पता है आसान होती है. सॉल्ट को सबसे पहले बैलेंस क्या करो, यहाँ Na2 है ना तो उधर जाके 2 लगाओगे और वाटर के आगे 2 लगाओगे, ये हो जाएगी बैलेंस. चेक कर लो बैलेंस हो गई. हो गई. ठीक है, मैंने बैलेंस कर दी इसको. इसमें H के कितने मोल्स हैं? 2. H2SO4 नहीं पूछ रहा, इसमें H के कितने मोल है? 2. यहां से आपको नजर आ रहे हैं ना 2 मोल, यहां से सर 2 H है ना इसके अंदर, यू कैन सी. इसमें OH कितने हैं? वो भी 2 हैं. इसमें वाटर कितने हैं? सर वो भी 2 हैं. तो अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सर इसका डेल्टा H किसके बराबर है, तो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 एंड NaOH. सर मना थोड़ी है, ये भी रिएक्शन ही है. तो ये थोड़ी को तुम्हें कोई लिखने से मना कर देगा, बट इसकी एनर्जी बदल जाएगी अब. क्योंकि बाय डेफिनेशन न्यूट्रलाइजेशन क्या है? बाय डेफिनेशन न्यूट्रलाइजेशन है 1 मोल एसिड का. मैंने इससे 1 मोल एसिड, मैं बार बार कह रहा हूं, नॉट H 1 मोल H2SO4, 1 मोल ऑफ व्हाट? H प्लस. ठीक है. तो डेफिनेशन कहती है 1 मोल एसिड का जब 1 मोल OH से रिएक्ट करेगा. सर यहाँ आपने 2 रिएक्ट करवाए हैं, OH के भी 2 हैं, H के भी 2 हैं, वाटर भी 2 हैं. आप देखें तो इसकी एनर्जी ट्वाइस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी इसकी भी. यार निकल तो इसकी भी आएगी, बट उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. देखो मैं, देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है पहले तो, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? ठीक है, आ गया ना. अब आपका सवाल को मैं जरा आसान कर देता हूँ. अगर एग्जामिनर कहे राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ऑफ H2SO4 एंड NaOH, तो जब वो आपसे कहता है ना टू रिप्रेजेंट डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो वो तो मैं इनडायरेक्टली कह रहा है कि 1 मोल ऑफ H एंड 1 मोल ऑफ OH. देन यू हैव टू बैलेंस इट दिस वे, because the question is saying that write an equation to represent delta H of neutralization. So you need to balance it this way. अगर वो आपको कह देता है कि write a reaction between H2SO4 and NaOH, you write it this way, you balance it this way, I don't mind. अब वो आपसे कहता है calculate the value of delta H, तो तुम उसको न्यूट्रलाइजेशन को फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना. ये है बस पूरा आर्गुमेंट. बाकी सबको बात समझ में आ गई मेरी? न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया? अब इस पे एक सवाल और आता है, पता है, वेरी कॉमन पास पेपर क्वेश्चन. देखो एसिड और अल्कली का ना पूरा एक टॉपिक है, इक्विलिब्रिया का एक सब टॉपिक है एसिड अल्कली. मैं वहां जाकर आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी नॉलेज अभी आपको है कि आप इस सवाल का जवाब दे सकें. वो आपको ये क्वेश्चन देता है, इट्स एन एग्जांपल क्वेश्चन. वो आपसे कहता है HCl और NaOH का रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो, NaCl प्लस H2O. इसका जो डेल्टा H आया उसको उसने कह दिया डेल्टा H1. ठीक है. अच्छा, इसका रिएक्शन का जो डेल्टा H आया उसने कहा डेल्टा H1. कैन आई स्पेसिफिकली नेम दिस? ये डेल्टा H1 बेसिकली किसके बराबर है? इट्स न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NaOH. यही है ना. तो अगर वो, यानी हमें पता ही है, अगर नहीं भी बता रहा तो हमें तो पता ही है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NaOH. लेकिन नोट्स में मैं हर चीज लिख देता हूं ताकि बाद में आप लोग को कंफ्यूजन ना हो. एंड इसने एक दूसरा रिएक्शन हमें दिया हुआ है, CH3 COOH का NaOH के साथ रिएक्शन. CH3 COONA प्लस वाटर.
इसको उसने कह दिया डेल्टा H2। बाय द वे डेल्टा H2 हमें पता है, उसने बोला हुआ नहीं है लेकिन हमें पता है ये डेल्टा H और न्यूट्रलाइजेशन है ऑफ CH3 COH एंड NaOH। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? उसने कहा विदाउट एनी कैलकुलेशन कमेंट ऑन या कंपेयर, उसने कहा भाई कंपेयर डेल्टा H1 विद डेल्टा H2। ठीक है, that's your question. No values given, no data given in the question, just two equations, and that's that. They've asked you to compare the two. Your suggestions, what and why? So there are three possible answers ना, देखो comparison का मतलब होता है equal या दोनों में से कोई एक greater। तो three possible answers are H1 is equal to H2, or H1 is greater than H2, or H2 is greater than H1। तीनों में से कोई एक जवाब है, कौन सा और क्यों? कोशिश करें, ट्राई करें। अच्छा, बाय द वे जस्ट टू रिकॉल, आपको पता है ना CH3COH के अंदर ये वाले H एसिडिक नहीं होते, ये वाले H तो वो लूज भी नहीं करता, तो ये वाला H है जो वो लूज करता है। सो जस्ट टू रिकॉल, ओ लेवल्स के अंदर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आए हो ना, ये इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड के अंदर CH3 वाले हाइड्रोजन तो रिएक्ट ही नहीं करते, कुछ भी कर लो, ये वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। चलो, हु वांट्स टू ट्राई, कम ऑन। इक्वल, वजह दोनों के अंदर एक मोल H और एक मोल OH और एक मोल वाटर बन रहा है, ये कह रही हो। इधर भी एक मोल है, इधर भी OH का एक मोल है, और यहाँ पर भी H का एक मोल और OH का एक मोल है। अच्छा, जहां तक इन्होंने ये बात की है ना कि H और OH का एक एक मोल है, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब आंसर इनका ठीक है या नहीं है बाकी लोग कमेंट करें। ये बात तो ठीक है कि दोनों में एक H और एक OH रिएक्ट कर रहे हैं। जी बेटे, यस दैट्स करेक्ट। देखो, तुमने जो आंसर दिया ना, ये एक बड़ा कॉमन आंसर है जो बच्चे देते हैं। इसका कॉमन रॉन्ग आंसर ये है कि सर बराबर होंगे। ठीक है, और उसकी लॉजिक जो आपने दी एक्चुअली वही है। उनका कि सर इधर जो इधर भी एक H प्लस है और इधर भी एक H प्लस है, उधर भी एक OH है, उधर भी एक OH है। बट एक्चुअली मसला ये, तो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बेटा ये जो इथेनॉइक एसिड है ना, ये वीक है। वीक एसिड क्या करते हैं, ये फुली डिसोसिएट नहीं होते। जब ये फुली डिसोसिएट नहीं होते ना, तो ये H प्लस कम बनाते हैं। HCl, एक आसान लफ्जों में मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम एक मोल HCl का पानी में डालोगे ना, तो वो पूरा टूट जाएगा आइंस में। तो एक मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10 पावर 23। क्या हुआ? पानी आ गया। अच्छा, आगे आ जाओ, तुम तीनों इधर आ जाओ, एक चेयर पे बैठ जाओ, दो इधर बैठ जाओ। अच्छा, तो अगर तुमने एक मोल HCl डाले, इसका मतलब 6.02 इंटू 10 पावर 23 HCl डाले हैं तुमने, वो सारे के सारे आइंस में टूट जाएंगे। तो तुम्हें कितने H प्लस आइन मिलेंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23 H प्लस। जब तुम इथेनॉइक एसिड को पानी में डालोगे, अब देखो, तुम लोगों को तो लग रहा है तुमने बराबर डाला है, तुमने कहा सर मैंने इधर एक मोल डाला है और इधर भी एक मोल डाला है। आपने एक मोल ही डाला है, दोनों का लिया तो आपने बराबर अमाउंट ही है। लेकिन इथेनॉइक एसिड का जो एक मोल है ना, वो 6.02 इंटू 10 पावर 23 H प्लस नहीं बनाएगा, वो उससे कम बनाएगा। ठीक है, जब H प्लस कम होंगे तो जाहिर है OH भी कम रिएक्ट करेंगे। तो आपको लग रहा है कि इसका पूरा एक मोल रिएक्ट कर रहा है NaOH से, एक्चुअली इसका पूरा एक मोल रिएक्ट ही नहीं कर रहा NaOH से। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक मोल में से कुछ तो डिसॉल्व होते ही नहीं है। जब वो डिसॉल्व नहीं होता तो H प्लस नहीं बनते। तो लेस देन 1 मोल ऑफ H प्लस विल रिएक्ट विद OH। तो ऑटोमेटिकली जब कम मोल रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी भी क्या होगी? कम रिलीज होगी। ठीक है, सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसका मैं आपको एग्जाम में क्या लिखेंगे वो भी बता देता हूँ, और अगर डिटेल में लिखने के लिए आ जाए वो भी लिखवा देता हूँ। सो इसका आंसर ये है कि डेल्टा H1 इज ग्रेटर देन डेल्टा H2। सिंपल आसान बात यह है, बिकॉज CH3COOH is a weak acid and will not dissociate, will not dissociate completely dissociate
completely, ठीक है, so produce less H plus ions compared to HCl which is strong. जी, आपकी बात ये है, इन्होंने जो कहा ना, जब कोई भी एक चीज वीक होती है ना, एसिड या अल्कली, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, रिवर्सिबल साइन लगाते हैं। लेकिन बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल ही हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, यू कैन शिफ्ट एन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट व्हाट यू आर सेइंग इज फाइन। यानी आमतौर पर पता है क्या होता है, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता ना, तो हम इसके लिए जब भी कोई एक चीज वीक होती है दोनों में से, तो फिर हम रिवर्सिबल साइन लगा देते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है वो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। जरा पूरा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो, लेकिन एग्जाम के बहुत सारे पास पेपर के तुम क्वेश्चन देखोगे उसमें नहीं लगाया उन्होंने रिवर्सिबल साइन, क्योंकि देयर आर वेज व्हिच यू कैन शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, बट दैट स्टिल डज नॉट मीन कि आपको ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अपनी जगह रहेगा, रिवर्सिबल साइन आप लगाएं ना लगाएं ऑप्शनल है। जब हम उसमें पढ़ेंगे ना इक्विलिब्रियम में, तो मैं आपको बता दूंगा दोनों में से कोई एक भी वीक हो तो आप रिवर्सिबल साइन लगा देते हैं, ठीक है। बट एनीवेज अभी फिलहाल लॉजिक समझ में आ गई सबको। अच्छा, ये हो गई बात। अगर एग्जामिनर इसी के अंदर कह दे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो किस चीज का इजाफा हो जाएगा? स्टैंडर्ड, कल लास्ट क्लास में क्या बताया था, अगर यहाँ स्टैंडर्ड का वर्ड ऐड हो जाए, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर 298 के, ठीक है, वही मैंने आपको, अगर यही चीज एग्जामिनर कह दे स्टैंडर्ड, तो सिंबल के ऊपर भी मैंने तो बताया था ये वाला साइन आ जाता है स्टैंडर्ड का, और पूरा स्टेटमेंट के आखिर में आ जाता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और ब्रैकेट में आप लिख दें 298 केल्विन्स। ठीक है, so you know what to add. क्या हुआ, पानी करे आ रहे वहां से? एक सेकेंड, बस ये मैं आपको एडिशनल बात बता रहा था, बस आप स्टैंडर्ड आ जाए, तो यहाँ स्टैंडर्ड, सिंबल के ऊपर स्टैंडर्ड का साइन, और यू जस्ट ऐड अ लाइन अंडर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अच्छा, स्टैंडर्ड, और अभी मैं तुम्हें एक और सवाल बताता हूँ, इन्होंने पास पेपर में एक सवाल क्या दिया हुआ है गाइस, इन्होंने ये लिख लिया सबने, समझ में आ गया? अच्छा, इन्होंने पास पेपर का क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन पूरा करवाया, उस पे इन्होंने वही स्टैंडर्ड कंडीशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा के डेल्टा एच निकलवा लिया, ठीक है। फिर अगला पार्ट में दिया कि द रिएक्शन वाज रिपीटेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आरटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन इज 25। उसने कहा हुआ है कि कंपेयर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, तो वो सेम तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ज्यादा होती है, लेकिन सेम नहीं आंसर आएगा, अगर कंडीशन बदल जाए ना तो डेल्टा एच बदल जाता है। तो इसीलिए तुम्हें गौर से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, बिकॉज डेल्टा एच चेंजेस, ठीक है, विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यूजुअली हम स्टैंडर्ड ही निकालते हैं, बट हो सकता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के बगैर भी निकालना आ जाए। अभी इसके सवालों पर जाएंगे तो मैं सिखा दूंगा। न्यूट्रलाइजेशन सबको समझ में आ गया क्या होता है? एनी क्वेश्चंस? न्यूट्रलाइजेशन आसान लफ्जों में बेटा ये होता है, जब एक मोल एसिड का H प्लस का एक मोल OH से रिएक्ट करता है, तो हम उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पढ़ा है ना एसिड अल्कली रिएक्शन ओ लेवल में, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर एक से ज्यादा मोल्स हो H और OH के, तो उतने टाइम्स एनर्जी बढ़ा देना, यानी 2 मोल H के हो तो फिर ट्वाइस, 3 मोल हो तो थ्राइस। और बस मैंने ये बताया था कि अगर एक कंपैरिजन करें स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली का और वीक एसिड और अल्कली का, तो क्योंकि वीक एसिड पार्शियली आयनाइज होता है इसीलिए उसका डेल्टा एच कम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड फुली आयनाइज होता है तो उसका डेल्टा एच बड़ा होता है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग तुम देख लेना। अब आइए अगली डेफिनेशन पे, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन, इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं डेल्टा एच एफ, छोटा सा एफ लिख देते हैं इसके नीचे, फॉर्मेशन। राइट। मैंने आपको कंबशन के लिए क्या लिखा था, एंडो या एक्सो? ऑलवेज एक्सो। मैंने न्यूट्रलाइजेशन के लिए अभी तुम्हें क्या लिखवाया, ऑलवेज एक्सो। फॉर्मेशन के लिए इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, इट्स यूजुअली एक्सो, बट सम फॉर्मेशंस मे बी एंडो। ठीक है, ये यूजुअली एक्सो होता है, ठीक है, यूजुअली एक्सो, बट सम डेल्टा एच एफ में बी एंडो। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दे दूंगा, डेफिनेशन बता दूं, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कौन सी एंडो होती है। और एक दो दो तीन है बड़ी कॉमन जो एंडो है, आमतौर पर एक्सो ही होती है। पहले डेफिनेशन। बच्चों, जब ऐसे सिचुएशन हो ना कि हमें 100% ना पता हो कि वो एंडो एक्सो है, तो हम उसके लिए लिखते हैं एनर्जी चेंज। पीछे देखो मैंने लिखा था एनर्जी रिलीज, या एनर्जी रिलीज, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ये एक्सो ही होना है। लेकिन यहां पर मैं लिखूंगा एनर्जी चेंज। कब एनर्जी चेंज? व्हेन 1 मोल of a compound is formed. किससे बनाना है भाई आपको कंपाउंड? 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, अपने एलिमेंट से बनाना है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, फॉर्म लिखो या स्टेट लिखो एक ही बात है, फॉर्म ज्यादा बेटर है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज की नहीं लिखवाई मैंने आपको, ये इंथैल्पी चेंज की लिखवाई है। तो अक्सर लोग स्टैंडर्ड का वर्ड देख के कहते हैं सर आपने शायद स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन लिखवाई है। नहीं सर, मैंने स्टैंडर्ड नहीं लिखवाई। अगर मैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन लिखवाता ना, तो इसके आगे एक जुमला ऐड करता, उसके आगे लगता अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, ऑफ 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। मैंने ये नहीं लिखा, ये इसी डेफिनेशन के अंदर आता है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल चलें, मीथेन की फॉर्मेशन की बातें, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4, ठीक है। मीथेन की क्या स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड का मतलब है रूम टेम्परेचर पे क्या स्टेट होती है मीथेन की, मीथेन गैस। स्टेट्स आर क्रिटिकल इन दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ डेफिनेशन क्या कह रही है, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल, तो आपने यहां 1 रखना है, वंस अगेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, किससे? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट हैं इसके अंदर? कार्बन एलिमेंट है। कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या स्टेट होती है कार्बन की? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कार्बन सॉलिड, ठीक है। प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है इसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डायटॉमिक। क्या स्टेट होती है? ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आप समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है वो किस स्टेट में और मोनोटॉमिक या डायटॉमिक किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको बैलेंस आपने करने के लिए यहां 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गई। इसका जो एनर्जी चेंज होगा वो कहलाएगा डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। 1 मोल मीथेन इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स। एक चीज बता दूं, इट्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू, एन इंपॉर्टेंट वन मे बी। कार्बन के साथ एक और चीज भी एग्जामिनर पूछता है, वो कहेगा विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन के मल्टीपल एलोट्रोप्स होते हैं, हम पढ़कर आए हैं। वैसे तो एलोट्रोप्स और भी चीजों के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में कार्बन के हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि यहाँ कौन सा एलोट्रोप लिया है, तो याद रखना बच्चों, ग्रेफाइट इज द स्टैंडर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज द स्टैंडर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, नॉट डायमंड, नॉट फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ठीक है। अच्छा,
जी बेटे। हाँ बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एलोट्रोप के अंदर जो बॉन्ड टूटने की एनर्जी है वो डिफरेंट होगी ना। सो डायमंड के अंदर जो बॉन्ड टूटेगा कार्बन का और ग्रेफाइट में जो बॉन्ड टूटेगा कार्बन का, सब बहुत फर्क होगा। रिमेंबर द फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर वी सेड कि हर रिएक्शन के अंदर पहले रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटते हैं, फिर प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड ही डिफरेंट होंगे तो फिर ज़ाहिर एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। प्रोडक्ट सेम हो, एनर्जी सेम नहीं होगी। तभी तो हमें स्टैंडर्डाइज करने के लिए बताना है कि कौन सा एलोट्रोप लेना है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, वो ये इस एग्जांपल में देखो, एग्जांपल नंबर 2 में वो ये कहता है यू कैन डिस्क्राइब दिस रिएक्शन विद टू, यानी देयर आर टू एनर्जी चेंजेस दैट कैन डिस्क्राइब दिस रिएक्शन। तो दो कौन से होंगे, जब मैं लिखता हूँ, बल्कि चलें ये ले लेता हूँ, बहुत। ये एक रिएक्शन है। अच्छा, इसको जरा बैलेंस करो 1 मिनट के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर को बैलेंस करो। बैलेंस करें, बैलेंस है क्या ये? नहीं है ना। तो अच्छा, अब देखो, ये वही वाली बात, मैंने तुमने मेरा सवाल नहीं सुना हुआ आपसे। मैंने कहा टू रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ वाटर इसको बैलेंस करो। सर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म, तो मुझे यहाँ हाफ लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब आप जो कह रही हैं, चलें आपकी बात भी लिख लेते हैं। आपने कहा सर मैं इसको ऐसे बैलेंस करूंगी, तो व्हाट यू सेइंग इज वेरी मच पॉसिबल। आप ये कह रही हैं कि सर यहाँ 2 लगाएं और यहाँ भी 2 लगा दें, यही है ना? बात दोनों एक ही है, बट सिर्फ मसला मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा आपको। अच्छा, पहले तो बिफोर आई गो टू दैट, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, इसको 2 एनर्जीज से डिस्क्राइब किया जा सकता है। इट कैन रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट एनर्जी चेंजेस। कैन यू टेल मी विच 2? एक तो अभी पढ़ रहे हैं ना हमने। सर ये फॉर्मेशन, इसका जो डेल्टा एच है, ये 2 तरीके से डिस्क्राइब हो सकता है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है ना, और जी हाँ, किसकी कंबशन, और कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों तरह से क्लासिफाई हो सकता है। ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है, या ये कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। कैसे? सर हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? कंबशन व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंबस्टेड या बर्न कंप्लीटली। ठीक है। सो आप दोनों भी कह सकते हैं। ये इसलिए जरूरी था बताना क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चंस के अंदर चाहिए हमें होती है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, लेकिन उसने चालाकी से तुम्हें कंबशन दी हुई होती है। तो जो लोग पिक कर लेते हैं कि यार ये दोनों एक ही हैं, तो वो तो सवाल आगे बढ़ा लेते हैं। जो नहीं पिक करते वो बैठे रहते हैं, कहते हैं सर हमें चाहिए फॉर्मेशन, वो तो है ही नहीं सवाल में, वो कंबशन की फॉर्म में दी हुई, उसने हाइड्रोजन की कंबशन दी हुई होगी। अच्छा, दूसरे वाले रिएक्शन को अगर मैंने इस तरह लिख ही दिया है, तो अब उसको बताओ, उसका जो डेल्टा एच होगा उसको मैं क्या एक माइनर चेंज कर दूं, बस क्या कहलाएगा वो ट्वाइस ऑफ, इसका जो डेल्टा एच होगा ना, वो ट्वाइस ऑफ फॉर्मेशन या ट्वाइस ऑफ कंबशन। तो मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको उसको। कर तो आप सकते हैं, पर ये गलती ना हो कि आप इसको मोल से, यहाँ पर क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन के कंबस्ट हो रहे हैं या 2 मोल वाटर के फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, अब एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ज्यादातर मैंने आपका कहा ना फॉर्मेशन एक्सो है, वाटर की फॉर्मेशन भी एक्सो है, मीथेन की भी एक्सो है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिए नेगेटिव हैं। ये मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो तुम ओ लेवल में पढ़कर आए हो, जो बहुत मुश्किल से बनते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, NO, NO2, इनकी फॉर्मेशन जो है ना वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, सम फॉर्मेशंस आर पॉजिटिव। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहां तक लिख लिया सबने? समझ में आ गया सबको? सो सम फॉर्मेशंस आर पॉजिटिव, सम डेल्टा एच ऑफ F आर पॉजिटिव। एग्जांपल, दो बड़ी मशहूर फॉर्मेशन हैं जो पॉजिटिव हैं। N2 प्लस O2 फॉर्म्स NO। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ, यहाँ हाफ,
ये है फॉर्मेशन ऑफ NO, ये एंडो होती है, ये एंडो होती है। एक और एग्जांपल है इसकी NO2 की फॉर्मेशन भी, इसकी फॉर्मेशन भी एंडो होती है। और भी हैं बट हमारे सिलेबस में ये दो सबसे कॉमन है। अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन नहीं एंडो में, वो आप NH3 और HCl वाली बात करिए, वो फॉर्मेशन नहीं है। जो आपके जेब में रिएक्शन आ रहा है ना, वो उसका आ रहा है NH3 और HCl, ये एलिमेंट से बनाना है। अच्छा, अगर किसी एलिमेंट की फॉर्मेशन पूछ ले एग्जामिनर, तो तुम लोग उसका क्या जवाब दोगे? लाइक फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, जीरो होती है। ठीक है सर, एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स है वो जीरो होती है, जीरो। ठीक है, अब बड़े मासूम सी बात है, आप यानी अक्सर लोग कहते हैं सर ये बताने की भी क्या जरूरत है, बट ये एग्जाम में कभी कभी अटक जाता है ना क्वेश्चन तुम्हारा, तुम्हें ये बात याद नहीं आती। सर एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कहाँ से होगी? एलिमेंट्स एलिमेंट से थोड़ी बनेंगे। डेफिनेशन क्या है ना, कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट को कहाँ से बनाओगे? एलिमेंट तो पहले से एलिमेंट है। ठीक है, सो एलिमेंट्स की फॉर्मेशन जीरो होती है। अब आखिरी बच्चों डेफिनेशन जो तुम लोगों को याद करनी है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, आप लोग जब पास पेपर उठाएंगे ना, तो उसके अंदर आप लोगों को और क्या क्या नजर आएंगी जो अब आपके सिलेबस से 2022 में निकाल दी है। यू विल सी अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑन हाइड्रेशन, वो आपके सिलेबस में नहीं है। यू विल सी अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑन एटमाइजेशन, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कुछ आप लोगों को कुछ जगहों पे सोल्यूशन, वो भी आपके सिलेबस से नहीं है। सिलेबस में वो उन्होंने A2 में उठा के डाल दिया। ये पहले सब AS में पढ़ते थे, अब उन्होंने ये सिर्फ 4 AS में रख दिए, बाकी सब A2 में डाल दिए। तो इसके क्वेश्चंस करते हुए ना जरा ध्यान रखना, मैं खुद बताऊंगा तुम्हें कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। चलो आखिरी डेफिनेशन अब है डेल्टा H, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, जनरल डेफिनेशन। अच्छा, ये जनरल डेफिनेशन, इसको ना डेल्टा H और नीचे कभी कभार डेल्टा HR भी लिख देते हैं। आमतौर पे तो डेल्टा H ही लिखते हैं, लेकिन कभी कभार नीचे R भी लिख देते हैं, डेल्टा HR, R फॉर रिएक्शन। ठीक है सर, अब ये किसी का भी हो सकता है, कंबशन, फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एनी अदर रिएक्शन, कोई ऑक्साइड और मेटल का रिएक्शन या ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन, एनी रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन क्या है? एनर्जी चेंज व्हेन मोल्स shown in a balanced equation reacts to form products. ठीक है, simple. The energy change when moles shown in a balanced equation reacts to form products. तो कोई भी इक्वेशन लिख लो, उसका जो डेल्टा एच होगा वो रिएक्शन का है, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि इतने मोल्स, व्हेन 2 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विद इतने मोल ऑफ दिस टू फॉर्म दिस। ठीक है, तो फिर ये होगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रिवर्सिबल है या नहीं। गाइस, रिवर्सिबल रिएक्शंस का और इररिवर्सिबल रिएक्शंस का डेल्टा एच एक ही तरह निकलता है। तो डजंट मैटर अगर कभी रिवर्सिबल साइन आ जाए ना, तो ये परेशान मत हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि N2 प्लस 3H2, आपको याद होगा ओ लेवल में भी पढ़कर आए हो, ये रिवर्सिबल होता है, हेबर्स प्रोसेस, 2NH3। तो इसका जो भी डेल्टा H है ना, डेल्टा H रिएक्शन का इज द एनर्जी, बाय द वे ये एक्सो होता है, मैं आपको बता रहा हूं, इज द एनर्जी चेंज when 1 mole of N2
reacts with 3 moles of H2. ठीक है, तो इसका जो डेल्टा H होता है उसको हम कहेंगे डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। अब आप जितने मर्जी मोल निकाल लें, प्रोपोर्शनली वो निकल आएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये 4 डेफिनेशन याद कर लेना, बिल्कुल तोते की तरह ये एग्जाम में आएंगी। ठीक है, फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन और रिएक्शन, ये 4 आपके सिलेबस में है। इसके अलावा कोई डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं रहेगी। अब आ जाएं, आज मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं इस काम को, फिर कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इज बल्कि यार चलो कल ही पढ़ेंगे, आई थिंक अभी आज पे बिल्कुल ऑफ हो जाएंगे, आज यहीं तक रखें इसको काम। ठीक है, आज यहीं तक।